हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वो चलता हुआ ट्रे हाथ में थामे किचन से निकलकर लॉन्च में आया और ट्रे सोफे के बीच में रखे हुए टेबल पर रखी और इसमें से अपना कप उठाकर खुद भी एक सोफे पर बैठ गया। ट्रे में बाकी दो कप बचे, जो कि एक फहद ने उठाया और एक रजा ने। उनके मुंह पर छुपी हुई समी की हरकत पर मुस्कुराहट थी। मेरी कप कहाँ है? मैं इन दोनों को कप उठाए हुए ट्रे हाली देकर काफी के सिप लेते चेयर पर संजीदगी छाए हुए समीर से पूछा, मुझे क्या पता, जहां रखा होगा वहीं देखा। उसकी बात को उल्टा मतलब दिए कान दिए उचकाकर बोला, जिस पर वो गुस्से से उसकी हरकत समझकर दांत को चुकुचाए जैसे उसकी गर्दन हो दांतों बीज। रखा नहीं था, तुम मेरे लिए नहीं लाए काफी। वो कड़वा गुण पितरी पूछने लगी। उसके वापस मीर के अंदर कह के लगे, ओ मैडम जी, भला मैं क्यों लाया आपके लिए काफी? खुद के हाथ पांव सलामत है तो जाओ बनाओ अपने लिए, हो सके तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। आफ्टर ऑल कुछ महीनों बाद मिसिज समीर जो बन जाएंगी तो वैसे भी कैप्टन महक कैप्टन समीर के लिए सब कुछ बनाएगी ना। वो चारों इस वक्त शहरिया के फ्लैट पर मौजूद थे। वो एक शहर से थोड़ा दूर निचले तबके में थे, जहां पर वो अपने मिशन की बाबत अपनी टीम से मीटिंग और पकड़े गए मुजरिमों से यहाँ पर उगलवाता था गुनाह और दूसरों के बारे में। ये बाहर से तो एक आम सा घर के जैसा, पर अंदर से वो काफी बड़ा था और पूरा फ्लैट सोन प्रो था। वो तो तहखाने से निकलती चीखें सुनते थे और फिर जुजड़ियां लेकर रह जाते थे, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। वो कहता हुआ कप से सिप लेने को जैसे मुंह के करीब किया तो मैं का फीका फेंका हुआ कुशन उसकी साड़ी काफी मुंह बदन को पिला गई। वो चीता हुआ बिलबिला उठा, जालम औरत, तुम तो बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली हो इस गरीब के लिए। इन दोनों की लड़ाई पर वो दोनों एंजॉय कर रहे थे, काफी पीते। महक जो पहले गुस्से में थी, मजीद उसका औरत कहने पर जल उठी थी, उसकी तरफ लपकी। औरत किसे कहा है बंदर कहेंगे, आया मेनू में शादी करने, आती तो मेरी इज्जत हिदमत करनी नहीं। उसके पहुंचने से पहले वो सोफा फैलाता हुआ वहां से भागा। पीछे उसे कोसती किचन की तरफ आई, जहां पर काफी कप में मौजूद छोटी ट्रे में रखी थी और साथ ही काल के टुकड़े पर हार्ट बनी हुई थी। ये देखकर महका कहकर लगा, मतलब फ्री में तकलीफ उठा गया, तुम कभी नहीं सुधर सकते। समीर और महक दोनों स्कूल टाइम से फ्रेंड थे और ऐसे ही उसको तंग करते रहते थे हमेशा से, पर छोड़ने वालों में से तो महक भी नहीं थे। वो जैसे ही फ्लैट में दाखिल हुआ, वहां पर पहले सब मौजूद थे। उसको देखा खड़े हो गए। उन्हें सलाम का जवाब देता हुआ अपने काम की तरफ आया और सख्त नजर से बलार को देखा, जिसने उसका मतलब समझकर जल्दी से बोला, वो अंदर मौजूद है तहखाने में सर। जिस पर उसने सर हिलाया। बलार उसका अपना आदमी था, बाकी वो चारों उसके मिशन पार्टनर थे। कैमरा लाओ, वो सोफे पर बैठे सख्त आवाज में हुक्म दिया, जिस पर महक ने सब पर एक नजर डाली, जिसने सब ने हौसला रखने की दुआ मांग रही हो, क्योंकि कैमरा मैन सिर्फ परी की तस्वीरें मौजूद थे जो हर एंगल से ली गई थी, जिन्हें देखकर उन्हें मेजर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने वाला था। उसके पीक सिर्फ खुद देखी थी, वहां पर मौजूद बाकी ने देखना भी नहीं चाहा था, क्योंकि वो अपने सर के जुनून से वाकफ थे, उनकी इज्जत करते थे, तो भला कैसे उसकी इज्जत और जुनून को देखते हैं। शहरियार से उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी, पर फर्ज के टाइम वो किसी का भी दोस्त यहाँ पर कुछ नहीं होता था। उसने वो लिफाफे में मौजूद तस्वीरें और कैमरा उसके आगे रखा और खुद उसके साथ नजर से दूर हटे। सर, काफी ले आऊं? मैंने सबके लिए बनाई थी, तो क्या आप पियेंगे? उसके बाबा समीर ने मुंह पर हाथ रखा। बड़ी चिलाक लुमड़ी हो महक, पहले ही मस्के। उसकी बड़बड़ाहट बड़ी बाजा थी के पास कड़ी वो सुन सके। उस पर महक ने अपना हील पहना हुआ पाँव उससे पैर के ऊपर रख दिया। समीर का चेहरा सुर हो गया था तकलीफ से। उसने चीख निकलने की वजह से होंठ पीछे अल्तजा बड़ी नजर से देखा, जिस पर मुस्कुराहट रोक के हील हटा गए। नहीं, शारिया ने जवाब देकर जैसे वो लिफाफा खोला तो सुरख गैस और गजब चेहरे पर फैलाता हुआ चला गया था। उसके साथ ही उसकी आंखें भी सुर होती गई। वो जैसे जैसे तस्वीरें देखता गया था, वैसे वैसे उसका गुस्सा दहशत बढ़ती गई थी। एक तस्वीर पर तो जैसे वो बिफरा हुआ शेर हो गया था, क्योंकि तस्वीर में कमील का हाथ परी की कमर की तरफ बढ़ रहा था, पर शायद उसके दूर होने पर उसने छू ना सका। उसने तस्वीरें वापस लिफाफे में डाली और उठकर खड़ा हुआ, जब तक वो समझते बलाल जमीन पर पड़ा कर रहा था। उसके नाक से खून निकल रहा था जब वो तारा, तुमने रोका था ना मुझे इस हरामजादे को मारने से, बताओ क्या सजा दूं मैं तुम्हें, जो उसे जिंदा जाने दिया। क्या था? वो फिर से उस पर लपका था। एक जोरदार लात उसके पेपर मारे, जिस पर वह चीख उठा। ऐसे ही मुक्कू से उसके चेहरे को लहून लहान कर देता जब वो तीनों हड़बड़ाकर उठे और इस नीम बेहोश बलार से दूर करने लगे। सर, सर प्लीज, इसकी गलती नहीं थी, हम सब थे आपको उससे दूर करने में, प्लीज वो मर जाएगा। और वैसे भी उसकी हालत ऐसी थी कि अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहा था। समीर रजा उसे बिलाल से दूर करते हुए इल्तिजा करने लगे, जब फहद और मैक उसके बेहोश वजूद को टांगों बाजू से उठाए हुए रूम में ले गए थे, शायरी की नजर से दूर।
पीछे हटो। वो दारा तो वो दोनों दूर हुए और शारिया एक बूढ़ी सुर आंखों से सरसट नजर उन पर डालकर तहने की जानब कदम उठाया जहां पर वो कैमरा वाला बंद हुआ था। पीछे वो दोनों के चेहरे पर हाथ फेरते पसीने को साफ किए, एक उसके पीछे और एक पिलार की तरफ गया। वो अंधेरे में डूबे हुए तहखाने में दाखिल हुआ और फिर हाथ बढ़ाकर लाइट जलाई तो सामने चेयर पर बैठा रस्सियों से बांधा हुआ प्याज की शिद्दत से सूखे होन जो के सर हाथ टेबल पर रखने के अंदाज में बांधे हुए थे हो गया। जो गजब से चलता हुआ उसके पीछे आकर बालों से झटका देकर उसका सर पीछे को खींचकर होश के दुनिया में लाया। उसका सर पूरा कुर्सी की पूंछ पर उल्ट गया था। अगर वो थोड़ा भी हाथ को पीछे हरकत देता तो मुमकिन था कि उसकी गर्दन की हड्डी बाहर को आ जाती। शायरी के सर खींचने पर वो बिलबिला कर चीहा आ और अपने सर को बिल्कुल साकत कर दिया। बताओ कौन हो और किस वजह से तुमने ये सब तस्वीरें निकाली, किसके भेजे हुए हो? उसके बालों को छोड़कर उसके जबड़ों से बका। उस लड़के को लगा उसके साथ पकड़ पर उसके जबड़े ही टूट जाएंगे, पर वो उसकी परवाह किए बगैर उसकी आंखों में देख कर बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे तकलीफ देगा और पूछोगे तो तुम्हें बता दूंगा? हरगिज नहीं, मर जाऊंगा तब भी नहीं बताऊंगा। और वो वैसे कौन छोड़ता है इस जमाने में ऐसी लड़कियों का? छीन जाएगी वो सबसे जो चलते ही क़यामत ढाए। वो बगैर अपने अंजाम की परवाह किए उसकी बुरी सर्द आंखों में आंखें देखकर उसे उकसा रहा था कि गुस्से में वो उसे जान से मार दे ताकि वो कुछ इगलवा ना सके। शायरी ने कैर बरसाती नजर उस पर डालकर सामने टेबल के दूसरी तरफ उसके मुकाबले चेयर पर बैठा और उसे देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पर वो लड़का उसके चेहरे पर से कोई भी तासर जांच नहीं या फिर महसूस नहीं कर पा रहा था। वो खून जैसी बुरी सर्द आंखों समेत ही टेबल पर दूसरी तरफ रखी चेयर पर उसके मुकाबले बैठ गया। शायरी के हाथ में कटर देकर हो उसके पूरे वजूद में फैल गया था। उसकी बेसाता नजर अपनी उंगलियों की तरफ गई जो कि टेबल पर बिछे हुए थे और फिर नजर शायरिया की तरफ गई। अब वो मुस्कुरा रहा था, पूरे इस रात से मुस्कुराहट। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। फिर कटर बढ़ाकर उसके बाएं हाथ की फुर्कती हुई उंगलियों में से छोटी सी उंगली काट दी। उसका हाथ बगैर उंगलियों के लाल था और उंगलियों के पोर उसके सामने पड़े थे जिसे देखकर वो लड़का और भी चीखने लगा। चाची छोड़ो मुझे, वो कहराते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानते। वो फिर से झूठ बोलने का था। जब वो चुप हुआ और दर्द से अटकते सांस बाहर करने लगा तब शहरिया ने एक जोरदार पंच उसके आंख में मारा। चीखते हुए कुछ ही लम्हों में वो बेहोश हो गया था। शायरी उस पर एक कहर बरसाती नजर डालकर तहने सा निकलता चला गया। बाकी का काम उसके जवानों का था। डाइनिंग टेबल पर खुशकिस्मती से आज शायरी भी आज मौजूद था। कब तक ऐसे रहने का इरादा है? अहमद साहब को वैसे तो वो हाथ नहीं आता था, पर आज वो उसे सुबह सुबह पाक कर बोल उठे, जिस पर उसने मुंह बनाकर अपनी माँ को देखा जैसा कह रहा हो, देखा इसलिए तो नहीं आता मैं। आयमा बेगम ने उसे आंखें निकाल कर खामोश रहने का इशारा किया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अहमद साहब जवाब ना पाकर सह से बोले, बिजनेस का तो मुझे मत कहेगा, बाकी जिस फील्ड में गया कुछ महीनों बाद उसका बता दूंगा। वो लापरवाही से कहते परी को देखने लगा जो चालाकी से उसका कहना नजरअंदाज करके हमारे साहब के साथ वाली चेयर पर बैठ गई थी। शायरी की नजरें वार्निंग दे रही थी जिस पर परी ने हमारे साहब का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ मेरी जान? हमारे साहब ने उसके हाथ पर प्यार से अपना हाथ रख के पूछा। वो आज कॉलेज जाएंगे? शायरी की घुड़ती नजरों पर बौखलाए हुए बोली। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिए। हाँ बिल्कुल जाऊंगी, और बेटा भी जाएगी, उसके सर पर बोसा देते हुए बोला जिसके प्यार पर वो मुस्कुरा दिए। बिजनेस नहीं तो फिर कहाँ पर भटकने का शौक होने लगा है? उसके बाप पर दराब शायरी को देखकर मुस्कुरा दिया जिस पर वो भी मुस्कुराने लगा। इश्क की गलियों में दिखे खाने का शौक है, पर जाला महबूबा मानती नहीं महबूब बनाने को। वो बिल्कुल लोफराना अंदाज में बोलता। अहमद साहब को आग बगोला कर गया था, पर बाकी सब हंसी थी कि न थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हम तो महबूबा के महबूब के साथ सर का ताज भी बन गया है। दराब ने आहिस्ता साथ ही बैठी हुई मिशाल के करीब सरगोशी की जिस पर वह ब्लश करती हुई उस आंख निकालते सबको एहसास लाने लगी। परी भी नासमझी से सबको हंसता हुआ देखकर मुस्कुराने लगे। बस मुझसे नहीं देखा जाता यह जुल्म। सफियान किचन में आते नौशीन को कॉफी बनाते हुए देख कर चेयर पर बैठकर कुछ एहसास दिल से बोला, अच्छा कौन सा जुल्म नहीं देखा जाता हमारे 22+ देवर जी से? यही कि अभी 2 दिन हुए शादी को और आप किचन में काम कर रही है। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। मेरी बीवी होती तो बिल्कुल भी आपको काम ना करने देता, बिल्कुल हसन बन की रानी बनाकर बैठाता मेरी बहन प्लस भाभी को। उसकी बापा नौशीन हंसने लगी। ये कहे ना देवर जी कि अब बीवी चाहिए, मुझे रानी बनाकर बिठाने का सिर्फ बनना है। 22 सदके अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छी भाभी माँ दे दी। अब मतलब मेरे भी जहमों को समझने वाली आ गई है। वो हाथ शुक्राने वाले अंदाज में उठाए हुए मुस्कुराहट रोके हुए बोला, हाँ जी
आ गई है आपकी बाबी माँ, और ये आपके जहमों के लिए नहीं, आपके भाई के लिए। ये तो सदके अपनी बीवी पर होना। मेरी वाली को मस्के लगाने से थोड़ा गुरेज करे। पीछे से हसन ने कानों से पकड़कर जो खुशी से अपने मकसद की तरफ जाते चेक रहा था, हसन ने उसे जमीन पर पटका। नौशीन तो हसन के लफ्जों पर शर्मा गई थी, पर सफियान की मस्कीनी शक्ल देखकर हंसती। कुछ रहम करो, जालिम समाज प्लस जलाद भाई, घर में जवान भाई बैठा हुआ है और तुम यूं फहर से सा उठाए चल रहे हो जैसे पीछे लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे होंगे कि घर में जवान भाई कंवारा बैठा है और ये सर ऐसे उठाकर चल रहा है जैसे सारा कंधों पर बोझ उतार दिया। उसके पापा हसन नौशीन के कह के साथ ही गूंजे, पर वो तो ऐसा खड़ा था जैसे सच में कोई शर्म दिलाने वाली बात की हो। लोग कुछ नहीं कहते, उन्हें पता है कि उनका जवान बच्चा बहुत ही साबड़ू है, तो जब तक कुछ साल नहीं गुजर जाते उसकी शादी नहीं होगी। हसन की बात में तो जैसे सफियान की चीख निकली। कुछ साल? आप लोग इतना जुल्म कैसे कर लेते हैं हम जैसों पर? अपनी तो ऐसे करी जैसे हरात में मिली, हमारी बारी आए तो कुछ साल? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा इतना सब्र। कुछ महीने ले, लड़की देख ली है, नकाब पढ़वा कर लेकर आएंगे। उसे भी तो कुछ काम करवाना चाहिए ना। ऐसे चुपचाप मैं अपनी बाबी माँ पर जुल्म होते हुए नहीं दे सकता। वो पहले चीता भी मजलूम शक्ल बनाकर आहर हुक्म देता और कुछ हंसती नौशीन को मस्के मारते वहां से निकलता चला गया। वो दोनों वहीं पर हंसते रहे। बिल्कुल एक्टर है, नौटंकी कहेगा। वो हंसता हुआ सा झटका नौशीन को देखा जो कप में कॉफी डाल रहे थे। हसन, ये क्या कर रही हैं? हटें, कोई आ जाएगा। उसको पीछे से हंसा में लेते सर उसके शाने पर आते हुए हसन से कहा, कोई नहीं आने वाला, मुलाजमा काम में है। पापा चाचू के साथ अमेरिका गए हुए हैं कमील के एक्सीडेंट होने की वजह से, और सफियान रूम में चला गया। बच्चे हम दोनों तो, वो कहता उसके गर्दन पर अपने होंठ रख गया। नौशीन लाल टमाटर हो गए। कुछ तो ख्याल करें, ये किचन है, आपका बेडरूम नहीं। वो बामुश्किल बोलती हुई उसका हाथ तोड़ने लगी। तो मिसिस आका मतलब है हम बेडरूम में चलें? वो बारी सरगोशी में बोला, जिस पर बस टपटा गए। हमने ऐसा कब कहा? मेरा मतलब था सभी भाई आ जाएगा। वो जल्दी से सफाई देने लगी, कहीं सच में ऐसा ना समझ ले। तो आने दे, यही कहेगा नई शादी हुई है तो ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो चलती रहती हैं। क्यों, हम ठीक कह रहे हैं ना? वो कहता वह हसाक को तंग करने लगा। उसे पता था अब सफियान वापस नहीं आने वाला। आप तो बिल्कुल शर्म छोड़ चुकी हैं। उसके हसाक को तोड़ते उसे हाथों की मदद से दूर करने लगे। अलबत्ता चेहरा सुरख था। वैसे सभी भाई किसी लड़की की बात कर रही हैं? वो कुछ देर सफियान की बात लड़की देख ली है याद आते पूछने लगी और उसका ध्यान उससे हटाने के लिए जिस बार हसन मुंह पर हाथ रख के मुस्कुराहट छुपा गया था कि उसका सफी भाई किसकी बात कर रहा था। शायद जान जाती तो जूते मारती कि ये सब हूर के बारे में था, और ये रानी बनाने वाले मस्के भी उसी के लिए थे। तुम छोड़ो उसको, है कोई जिसके लिए बचपन से पागल है। वक्त आने पर आपको भी बता देंगे, पर अभी हमारी बात हो रही है यहाँ, तो बात घुमाए नहीं। उसके चेहरे पर आते बाल को कान के पीछे करते हुए बोला, अचानक सफियान वापस दरवाजे में नमूदार उन्हें करीब देखकर सर झुकाया गला खनखाने लगा। ए दिल तू ये सब भूल जा, जालिम समाज है, तेरी कोई नहीं सुनेगा। वो एक शरारती नजर दांत पीसते हुए हसन पर डालकर दुख बड़े अंदाज में गुनगुनाता हुआ काफी का कप लिए जब दरवाजे पर पहुंचा, एक जोरदार कहका लगाते नौशीन को तो शर्म से लाल किए हसन को अपनी तरफ आता देखकर भागा। फिर हसन ने सर खुजा कर नौशीन को देखा जो शर्म से लाल पीली हुई। उसे देखकर हल्की से बोली, देख लिया? काप उसे थमाकर वो वापस काउंटर पर आई। जब फिर से हसन बोला, नहीं अभी कहाँ, आपका वेट कर रहे हैं रूम में। नौशीन तो सिर्फ उसे जाता हुए देखती रह गई। वो बेड पर लेटी थी जब उसका मोबाइल बजा। नंबर देखा तो सुबह जो अनजान नंबर से कॉल करा था वही सफियान था। उसे देखकर वापस ला दिया, पर वो भी सफियान डीठू का राजा था, करता रहा कॉल। तंग आकर उसने मोबाइल को देखा और फिर सोफे पर बैठी परी को जो कोई चॉकलेट उसे ऐसे खाई थी जैसे कोई छीन रहा हो। उसका सुरा रुखसार और मुंह पर फैला हुआ था जिसे वो जुबान निकालकर चाटने की कोशिश कर दी। परी हूर उसके क्यूट चेहरे और हरकत पर हंसते हुए उसे पुकारने लगी। परी ने मसरूफ से अंदाज में कहा, ये क्या फेस बना रही है, बिल्कुल कार्टून लग रही हो। हा हा हा, चॉकलेटी कीड़े। उसके बाप पर परी ने मुंह बनाया। मैं कीड़ा लग रही हूँ? लग नहीं रही हो बिल्कुल। हा हा हा, जरा मिरर में फेस देखो। परी ने उसे देखकर एक चॉकलेट से बाट ली हुई आईने के सामने आई जहाँ पर अपनी शक्ल देखकर वो खिलखिला कर हंसी थी। वाओ, मेरा फेस चॉकलेटी हो गया। अपनी पसंद से मजबूर ये नहीं देखा कि क्या हाल किया है। ये देख रही थी कि मुंह भी पसंद का हो गया। हाँ, और उसे भी खा जाओ। हुर कहती मोबाइल आए हुए मैसेज को देखने की जहाँ पर लिखा था, अगर कॉल पिक ना की तो तेरे सितम में ये आवारा जहर खाकर जान दे देगा, मर ही जाओ। मैसेज पढ़कर बड़बड़ाई। परी यार, तुम ये चॉकलेट मिशी आपी को देकर आ, उसे बहुत ही पसंद है तुम्हारी तरह। उसे अपने पास से चॉकलेट उठाकर परी की तरफ बढ़ाया जिसे वो चुपचाप उठाए हुए अपना खाती बाहर निकले।
उसके जाने के बाद हूर ने काल पिका के कान से लगाए, गुस्से से बोली, मरे नहीं अभी तक। उसकी गुस्से बड़ी और वापस सफियान का कहका लगा, तुमने इतना टाइम कहाँ दिया, मतलब कुछ तो फीलिंग्स है ना तुम्हारे भी दिल में। वैसे खैर वो तो आनी ही थी। इतना खूबसूरत हैंडसम डैशिंग शोहर जो है। वो व्यापार करवट बदल कर उसे चिढ़ाने लगा, कार्ली अच्छे से बकवास यहाँ अभी बाकी है। बंदर के मुंह जैसे वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली, हाय जानम, जब ऐसे गुस्सा करती हो ना सच में शोहर वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। उसके बंदर वाली बात का बदला लेने लगा, और मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर शूट करने वाली फीलिंग्स आ जाती है। दिल करता है पत्थर से कुचल डालो, कमीना ना हो तो। तो आ जाओ कमरे में जहाँ पर सिर्फ मैं हूँ, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करो, मैं अपनी। एक जवाब में वही उसकी बोलती बंद कर गया था। उसके बापार होड़ मोबाइल दूर किए हुए पसीने से नम पेशानी साफ करने लगे। कमीने, तुम एक बेहुदा लोफर, आवारा, जंगली, तमीज शर्म से दूर जाहिल गवार हो। कुछ देर बाद वो मोबाइल मुंह के सामने किए चाहिए, और जब मुंह में आता गया बोलती गई, अब इतनी भी तारीफ ना करो, सच में शर्म आ रही है। सफिया ने शायद आज कसम खाकर काल की थी उसे चिढ़ा कर मारने की। शर्म देखिए कभी आया, बड़ा शर्म करने वाला बेशर्म कहेगा। वही तो कह रहा हूँ, आज तुमसे कुछ शर्म ही ले लो, मर जाओ नाले में। वो गुस्से से उगराती हुई काल काटने लगी थी जब वो बोला, अगर काल काटी तो रात हमारे कमरे की खिड़की से अंदर आ जाऊंगा, फिर सोच लो क्या क्या होगा। वो जल्दी से तेज रफ्तार से बोला, कहीं काट ना दे। उसकी धमकी पर वो डरते दिल के साथ ही चुप हो गए। आखिर तुम चाहते क्या हो सफियान, क्यों जीना हराम कर दिया। कुछ देर बाद वो गम सदा सी बोली, जिस पर सफियान को खुद तकलीफ हुई। होर, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ इतना तुम भी मुझे चाहो, पर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं चाहूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया ना, वो मैं मर कभी नहीं बोल सकती। वो रोती भी बोलती सफियान को तड़पा गए थे। होर, उसकी अभी लफ्ज अदा नहीं होते जब वो काल काट कर मोबाइल बंद कर गए। पर उसकी सांसें सामने दरवाजे पर आयमा बेगम को देखकर साकत होगी। उसके चेहरे के तासात से लग रहा था वो सब कुछ सुन चुकी है। आयमा बेगम बगैर तासात लिए दरवाजा बंद करती उसकी तरफ आई। किससे ये सब कह रही थी, किसको ना चाहने की बात कर रही थी। वो उसके साथ बैग का बेयकीनी से पूछ लेंगे, कुछ भी था। उस सब लापा यकीन था। बात पूरी जाने से पहले वो कोई भी तासत नहीं देना चाहती थी। और जो पहले डर से रो रही थी, आयमा बेगम का नॉर्मल बर्ताव देखकर उनके गले लग गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। आयमा बेगम को अब घबराहट होने लगी थी, मतलब बात कोई बड़ी थी। और मुझे बताओ क्या बात है, वरना मेरा दिल फट जाएगा। उसकी पीठ थपथपाकर पूछ लेंगे। मम्मा, वो हिचकियों के दरमियान बोली, हाँ बोलो, डरो नहीं, कुछ भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बताओ मेरी जान, ऐसे रो कर मां को तकलीफ दे रही हो। उसके प्यार पर लफ्जों का एहसास था जो वो रोती हुई सफियान के जबरदस्ती नकाह करने के बारे में सब बता डाला। कई देर तक कमरे में खामोशी छाई रही, सिर्फ हूर की हिचकियों के अलावा। आयमा बेगम तो जैसे सख्ते में चली गई थी। कई देर तक उनमें कोई भी हरकत ना हुई तो हूर को खौफ आने लगा। मम्मा, आप ठीक है ना। उसके कांधे पर हाथ रखकर पूछने लगी तो वो होश में आई। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया जब उसने ये सब किया, क्यों इतने दिन अंदर ही अंदर घुटती रही। आज भी ना सुन लेती तो तुम शायद कभी ना बताती। खुद भी आए हुए आंखों में आंसू साफ करते हुए बोले, नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, मैं डर गई थी कि आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। वो कहती हुई आयमा बेगम के गले लगे। फिर काफी देर ऐसे लगी रोती रही। आयमा बेगम को जब उसके सर दर्द जिससे वो पूछने आई थी ख्याल आया तो उसे खुद से अल्लाह करके चुप करवाने लगे। फिर काफी देर उसे बहला पे सलाकर सर तकिए पर रखा और उसे आराम करने और सब ठीक हो जाएगा का कहते हुए खुद परेशान, दुख और गुस्से से रूम से निकले। उसने तय कर लिया था कि वो फराज साहब से बात करेगी, उसे सफियान की इस घटिया हद के बारे में बताएगी। पर अभी वो यहाँ पर नहीं था। घर में वो किसी से नहीं कह सकती थी। हूर को भी मना कर दिया था। अगर किसी को तो दूर शहर या यहाँ पे दारा को पता चल जाता तो शायद वो उसे जिंदा जमीन में काट देते। कुछ भी था, वो उसका भाई का बेटा था। उसने हूर को हमेशा सफियान के लिए सोचा था, पर आज जो उसकी घटिया हरकत के बारे में पता चला तो उसने उसके जगह के टुकड़े को तकलीफ दी। उसकी सजा तो वो उसे फराज साहब से दिलवा करेगी। चलते हुए उसकी आंखें कब भी गई, कब वो किचन में अपनी सोचों से पहुंची, उसे कुछ पता ना चला। होश तो तब भाई जब आयमा बेगम ने उसे कानों से पकड़कर होश दिलाया और उनके पूछने पर आयमा बेगम ने सारी हकीकत उसे बताई। आलिया बेगम की भी हालत आयमा बेगम से अलग नहीं थी और आलिया बेगम ने भी उसे किसी को भी बताने से मना करके सीधा फराज साहब से बात करने का त्याग किया। मिशाल चाय लेकर कमरे में दाल हुई जहां पर दराब लैपटॉप पर काम कर रहा था। मिशाल को चाय लेकर आता देखकर लैपटॉप बंद करता साइड टेबल पर रखा और उसे अपनी तरफ आने का कहा। आप कितनी देर से काम कर रहे हैं दराब, थक गए होंगे। वो उसे टी देते हुए बोली, तो क्या करूं, तुम तो लिफ्ट नहीं करवाती तो बोर होने से बेहतर ना कुछ काम ही कर लो। कप लेकर टेबल पर रखते उसने अपने पास बिठाया और हल्की से बोला, मैं आपको लिफ्ट नहीं करवाती दराब, कितने झूठे हैं।
वो मुंह बनाकर बोली, कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, अभी ही देख लो। वो कहते हुए चेहरे को उसके करीब लेकर गया। जब वो भद्दा का पीछे, देख लिया, अभी भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो मसनूई संजीदगी से बोलता हुआ ऐसे ही उसे दिखाने के लिए लैपटॉप उठाने लगा। दाराब, हम बातें करते हैं ना, वो कहती उसे लैपटॉप लेकर वापस रख गए। चलो ये भी ठीक है। वो मुस्कुराता हुआ उसे अपनी तरफ खींचकर बेड पर गिरा गया और खुद उस पर झुक गया। मिशा पूरी तरह से बौखला गई थी। ऐसे कैसे बातें करेंगे? वो उठने की कोशिश करती बोली, ऐसे जैसे तुम बातें करो मैं सुनो, फिर मैं कुछ कहूँ तो तुम सुनो। वो भारी सरगोशी में कहता उसके गर्दन पर झुक गया। दाराब, नहीं, हटो पीछे। उसके सीने पर हाथ रखती उसकी बढ़ती हुई जो सारतू से घबराती हुई दूर करने लगी। तुम ऐसे नहीं सुधरने वाली जाने दाराब, वो कहता उसके दोनों हाथ जकड़ते बेड से लगा गया था। अब बहुत ही बदतमीज है। जब मिशाल हर मुमकिन कोशिश करके भी आजाद ना हुई तो बेबसी से कहने लगे, जिस पर दाराब का कहका लगा, हा 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 हा। वो तुम देख हो जाता हूँ जान। कहने के साथ ही उसे कुछ और कहने की मोहलत ना देते हुए उसके सांसें बंद कर गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो एक नजर से देखकर दूर हुआ। मिशा का पूरा चेहरा सुरह था। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बगैर उसकी तरफ देखे दरवाजे की तरफ आई। दरवाजा खुला तो पड़ी थी सामने। मिशी आपी हु ने यह दी है। उसे चॉकलेट आगे करती हुई बोली, मुंह साफ करो गुड़िया। वो हंसती हुई उसे बोली, फिर ऐसी होगा। वो यहाँ आने से पहले ही तो साफ कर आई थी, पर वापस फिर से ऐसा हो गया। हाँ, फिर से ऐसा हो गया। वो थोड़ी सी चॉकलेट उसकी छोटी सी सुरह नाप पर लगाती हुई बोली, मत करो साफ गुड़िया, बहुत ही प्यारी लग रही है, बिल्कुल चॉकलेटी डॉल। मिशाल के पीछे से दराब ने भी चॉकलेट नाप पर लगाया और बोला, जिस पर वह खिलखिलाकर हंसी, हा 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 हा। पर हूर तो बोल रही थी चॉकलेटी कीड़ा लग रही हो। उसे मुंह बनाकर कहा, हूर मजाक कर रही थी, बहुत प्यारी लग रही हो। उसे छोड़ो, जाओ चेहरा वाश कर लो। मिशाल ने दराब को देखा, कहा, फिर उसकी गाल थपथपाई, जिस पर वो सर लगा गई थी। और हूर कहाँ है, देख नहीं रही। मिशा उसे जाता हुआ देखकर पीछे से बोली, वो रूम में आराम कर रही है। परीब कहकर जाने लगी थी, मैं तो काफी परेशान थी कि तुम इतनी मीठी कैसी हो, पर यह जरा भी मालूम हो गया है। पर यह राज भी मालूम हो गया। उसके दरवाजा बंद करने के बाद दराब ने उसे बाजू में उठाए हुए बोला, आप नहीं सुधरने वाले। उसके सीने पर ब्लश करती हुई चेहरे के साथ ही हल्का सा मुक्का मारकर चेहरा छुपा गई थी, जिस पर दराब का कहका लगा था, बिल्कुल भी नहीं। शहरी परी के रूम में कैमरा लगाकर हाथ जोड़ते हुए पीछे हटा और अपना मोबाइल निकालकर उसमें देखने लगा, जहां उसने पहले ही कैमरे से कनेक्ट कर लिया था। उसने कैमरा इस तरह से रूम में लगाया था कि उसे पूरा रूम बेड से लेकर दरवाजे तक दिख रहा था। ये उसलिए लगाया गया था कि वो जा रहा था और इतने दिन उसके बगैर कैसे रहता। इसलिए सबसे आसान तरीका उसे यही लगा कि उसकी आंखों के सामने हो। एक नजर रूम पर डालकर वो दरवाजा बंद करते बाहर निकला तो संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई। वो दीवार पर टेक लगाए उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। जो सामने दराब के रूम से आती हुई नाक मुंह पर चॉकलेट लगे और खाते हुए खुशी से भरपूर चिरा लिए बगैर ऊपर देखे चॉकलेट की बाइट माप रही थी कि बाकी कितना बचा है। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी, शादी सामने खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो देख ना पाई और टकराते उसकी बाहों में जुड़ गई। इस अचानक हादसे पर वो चीख जाती अगर शायद उसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ ना रख देता। फिर उसकी फटी आंखों में देखकर उसके ही कमरे में लेकर गया था और दरवाजा बंद कर दिया। आवाज नहीं, उसकी मुंह से हाथ हटाकर उंगली से खामोश रहने का बोला। परी नम और खौफजदा आंखों से तो देखने लगी और हाथ से हिम्मत करके उसे दरवाजे से हटाना चाहा। मुझे जाना है। फिर दूसरे हाथ से भी हटाने की कोशिश करने लगी, जिसपर मौजूद चॉकलेट व्हाइट शर्ट को लग गया था। वो बुद्धा कर पीछे हुए। वो हरासा होकर शारिया को देखा जो कि अपनी शर्ट को देख रहा था। वो कुछ कदम और पीछे हटे। बाल क्यों खुले छोड़े हैं? अपनी शर्ट से नजर हटाकर उसका जायजा लिया। पर्पल कलर के सादा से काटन के सूट में बालों को खुला छोड़ दिया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा था इस तरह गले में दुपट्टा डालकर चलने पर। तो जरा गुस्से से बोला और उसके चेहरे पर किसी सांप की तरह जुलती हुई एक लिट को पकड़कर अपने करीब कर लगा। परी बुखलाई हुई दूर होने की कोशिश करने लगी। जब उसने खींचा तो उसका सर दर्द करने लगा और वो खुद बाखुद करीब आती गई। ये कौन सा तरीका है चॉकलेट खाने का? जब वो करीब हुई तो उसके मुंह नाक की तरफ देखा और फिर अपनी शर्ट की तरफ इशारा करते सर्द आवाज में बोला। उसकी सर्द आवाज पर परी के बदन में खौफ की लहर दौड़ने लगे। ये मैंने क्या किया? खुद लग गया है। वो नम आंखें झपकती हुई हकीकत बताने लगी। आंखें उसकी शायरी की उसकी लिट से खेलती उंगली की तरफ थी। तो तुम साफ भी तो कर सकती थी ना? उसकी आंखों की हेर फेर को देखते हुए बोला। शायरी को भी शायद उसकी बड़ी सुरमई आंखों को हेर फेर मजा देने लगे थे। तभी वो बालू की लिट को कभी पूरी उंगली पर लपेट लेता, कभी छोड़कर फिर वही करता, कभी दाएं लेकर जाता, कभी बाएं। जैसे जैसे वो कर रहा था वैसे उसकी आंखों के खूबसूरत तारे गर्दिश कर रहे थे, जा रही थी। पर आपने
उसकी सांसें अपने चेहरे पर जिपती भी महसूस करती, जिसकी वजह से तो वो और ज्यादा डर रहे थे। मुझे हुड़ बुला रही है। उसकी उंगली को अपने कांपा महसूस करती वो सिमट गई थी। दिल सुखकर हलक में आ गया था। आंखें मीची वो बोले, झूठ बोलने पर पनिशमेंट मिलेगी। उसके कान में बारिश सरगोशी में बोला। उंगली को कान से लेकर उसके चॉकलेट लगी हुई नाक पर लाया। परी कुछ भी बोले बिना कांपने लगी। मुझे डर लग रहा है तो प्लीज। वो थोड़ी सी आंखें खोलकर इल्तिजा अंदाज में गोया हुई। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, फिर क्यों डर लग रहा है? उसे दोनों शान से पकड़कर अपनी ओर करीब करते हुए पूछने लगा और अब आवाज ना निकले। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है यहाँ रहने का, और फिर किस्मत का क्या भरोसा, फिर मिले या ना मिले। ये लफ्ज खुद बहुत उसके मुंह पर आने लगे। जिंदगी का भी भरोसा नहीं है। जिस तरह से तुम्हारी नफरत है ना, और जिस तरह का मेरा काम है ना, ये दोनों कभी भी मेरी सांसें ले सकती हैं, पर जानता हूँ ये दोनों हक पर हैं। उसके गिर्द मजबूत हंसा बांधे ऐसे ही साथ लगाए बाथरूम में लेकर आया। फिर उसकी कामती हालत को देखकर उसे खुद से अलग कर गया। पता नहीं क्यों दिल की अजीब हालत थी कि उसका जुनूनी दिल तड़प रहा था। ऐसे मच रहा था जैसे कोई सांसें छीनने वाला था। वह मजबूर होकर उसे और खौफजदा ना करते हुए आंखें और होंठ बीच गया। सारा दर्द अपने अंदर उतारकर गहरा सांस लेने लगा। अंदर ये एहसास उठ रहा था कि वो चीखने चिल्लाए। परी अचानक उसके सुरख बीच भी आंखों में देखने लगी। चेहरे पर ही दर्द के साए लहरा रहे थे। उसने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया। आप ठीक है ना? उसके बाजू को छूती अटक अटक कर पूछने लगी और डर था कि सांस से ले रहा था। हाँ ठीक हो। शायद ने मुस्कुराकर उसके गाल पर अपने हाथ की पूछ फेर कर बोला। उसके पूछने पर वो होश हो गया। फिर सारे एहसास को दबाकर जेब से अपना रुमाल निकालकर पानी से भिगा हुआ उसे अपने करीब किया। आयशा से उसकी छोटी नाक को साफ की, फिर उसे अपने होंठों से छू लिया। परी का सांस और गला खुश्क होने लगा था। पूर में करंट सा फैल गया था। उसने घबराकर शायरी के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे, जहां से उसकी धड़कन अपने हाथों में मुंतकिल होती हुई महसूस हुई। वह शायरी को अपने होंठ साफ करने पर आंखें मिच गई थी, जब वह वहां पर भी वही दहकता हुआ लम्स महसूस करके पूरी सिमट गए थे। शायरी वो रुमाल वापस जेब में रख दिया था। अब से तुम इस रूम में रहोगे, डरने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं होऊंगा जहाँ। वो उसे लेकर बाहर आया था। उसे अपने साथ पैर पर बैठाकर बोला। पर परी का हुक्म ही लगा, पर उससे ज्यादा खुशी उसके जाने पर थी। मतलब वो अब आजादी से जिएगी और आजादी से अपने पापा के पास जा सकेगी। उसकी खुशी का हौसला चेहरे से तो नहीं, पर आंखों की चमक से अंदाजा लगाया था, जिस पर वो भी मुस्कुरा दिया। खुश हो रही हो? चेहरे का रूप इतफ करते हुए पूछने लगा। परी ने भी बगैर सोचे इस बात में साह ला दिया। फिर एहसास करके अपनी हाँ को नफी में साह लाने लगी। कहीं हिटलर जाए ही ना। ऐसी मासूम हरकतें करके कहती हूँ कि गंदा हूँ। अपने साथ उसे भी बैठ पर गिराकर बोला। दोनों की टांगे बैठ से नीचे लटक रही थी, बराबर लेटे हुए थे। कुछ देर वो दोनों की सांसों के अलावा फंसू है खामोशी थी। उसको शायरी की गंभीर आवाज ने तोड़ा। हनी, मैं सिर्फ एक माँ के लिए जा रहा हूँ और इस एक माँ में तुम इस कमरे में रहोगी। उसके बाद का परी ने दूसरा मतलब लेकर उसे लगा कि उसे यहाँ पर पूरा माँ कैद करेगा ताकि वो अपने बाप के पास ना जा सके। नहीं, वो हड़बड़ाती हुई छवाके से उठी थी और वहां पर भागना चाहता, पर वो कभी भी उसे जीत ना पाई थी, ना ही कभी खुद आजाद होता महसूस करने लगे। कुछ ही देर जो समझ रही थी कि सिर्फ कुछ देर है, फिर चला जाएगा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए। ये सोच कर वो हमेशा की तरह ये भी हो देती हुई कुर्बत जहर पीने के बराबर जीने लगे। पर उसे क्या पता था कि वो एक सच का देव था जो उसे एक मात के लिए कैद करने वाला था रूम में। अभी उसने एक कदम में नहीं उठा था जब शायद ने डटे ही उसके खुले झूलते हुए बालों को मुट्ठी से पकड़कर ऊपर गिराया। उसकी निकलती चीज शायरी के चौड़े हाथ ने गले से ही दबा दिए थे। अब वो बंद मुंह बरसती हुई आंखों, कांपते ठड़कते हुए वजूद समेत उसके ऊपर पड़ी हुए थे और शायरी मुस्कुराती आंखों से उसकी भीगी आंखों में देख रहा था। कभी दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं करना, कहने के साथ ही उसे अपने बाजू पर उल्ट दिया था, जो उससे अब सर उसके बाजू पर रखे सिसक रहे थे। मुझे नहीं रहना, मैं मर जाऊंगी तो। हिचकी के दरमियान कहती हाथों में मुंह छुपा गए थे। चुप, एकदम चुप। वह गुस्से में उस पर उगराया था। खबरदार, जो आइंदा मरने की बात की ऐसा लफ्ज दोबारा आने पर मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। वो एक मेजर मजबूत जगह होने के बावजूद मजमू पर अपने हाथों से रूह कांपने वाली सजा देने पर भी उसके अंदर कुछ भी नहीं होता था। वो उनकी ऐसी शक्लें काट देता था जुल्म से कि इंसान देखे तो सांस गले में अटक ले, पर फिर भी उसे कुछ ना होता था। पर परी को मरने वाली बात उसके अंदर को हिला गई थी। उसे लग रहा था यहाँ उसे खोने का वो तस्वर भी नहीं कर सकता था। कैसे वो ऐसा लफ्ज बर्दाश्त करता था? उसकी सांसें जैसे बंद होने वाली हो गई थी। उसकी तेज आवाज पर वो उछल कर एकदम चुप हुई थी। उसके बाजू पर मुंह छुपा गए थे, पर अभी भी मदम हिचकियां वो महसूस कर था। वो गहरा सांस लेकर गुस्सा खत्म करने लगा। मेरा मतलब ये नहीं था डार्लिंग कि मैं तुम्हें यहाँ पर कैद कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे रिलैक्स करने लगा था। मैं चाहता हूँ मैं जहाँ भी रहूँ तुम मेरे साथ में रहो। मुझसे डरो नहीं, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तुम पर आई तकलीफ अपने साथ लेना चाहता हूँ।
ऐसे ही वो उसे कितनी देर अपने बाजू में लिए समझाता रहा कि अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने जैसे बाजू थोड़ा फैलाकर उसका चेहरा देखा तो चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट, खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई थी। पूरी आंखों में प्यार भरी चमक पैदा होने लगी थी। जब शायरी गुस्से से उगराया तो वो आंखें मीच गई और जबरदस्ती और बरसती हुई आंखें कब बोझल होती हुई नींद के वादियों में चली गई थी, उसे पता भी न लगा। वो शायरी की एक भी बात ना समझ सकी, पर उसके दिमाग में जो खौफ थोड़ा कम हुआ था फिर से पूरा फैल गया था। उसके दिमाग ने उसे पागल करार देते बदगुमानियों के जनून से जकड़ रखा था। उसकी दहशत से सो गई थी, पर नींद के दौरान भी उसकी हिचकियां आ जाती। शायरी बगैर सांस के बहुत ही करीब होकर परी की मदम नरम सांसें अपने चेहरे पर महसूस करता उसने बगैर पलके झुकाए अपनी आंखों में जब पुकारा था। फिर आहिस्ता से उसका सर बाजू से हटाकर उठा और तकिया ठीक करने लगा। उसे उठाकर सर पर रखकर ठीक से लटाया और आंखें उसके भीगे चेहरे पर जमाए उस पर चादर डाली। फना कर दूंगी, वो बड़बड़ाता हुआ उसके चेहरे से चिपके बाल हटाकर अपने होंठ माथे पर रख लिए। कभी मत भूलना अगर ना आया, और ना ही दूर होने की कोशिश करना। सरगोशी में कहते आखिरी नजर उस पर डालकर माथे पर हाथ फेरता रूम से निकलकर दरवाजा बंद करता चला गया था। उसे नहीं पता था इतनी खूबसूरत पल गुजारेगा कि उसका रवान वहां सरशार था। वहां से जाने के बाद उसके कदम हुड़ के रूम की तरफ थे। किसी हलचल मचाते एहसास के तहत उसकी नजर अपनी शर्ट पर गई, जहां पर उसके चॉकलेट और आंसू से भीगी हुई होने की वजह से उसके लम्स और खुशबू आ रहे थे। नगा होते उसे कभी यह सोचा नहीं था कि वो इतना दीवाना हो जाएगा कि उसके बगैर सांस नहीं ले पाएगा। पर कुछ भी था, जैसा भी था, अपनी सांस से पहले पाक जात पर वारने के बाद अपनी रगों में बसे वतन की मट्टी उसमें बसने वालों के बाद परी के पास अपने सब इख्तियार दे दिए थे, अपने दरिया दिल की डोरियां थमा दिए थे।